हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू मेरे चैनल। मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे के ऊपर, जैसे कि वो आपको पता होगा WazirX का एक न्यूज चल रहा है और बाइनेंस के साथ में इन दोनों का रिश्ता क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं। और ईडी की तरफ से WazirX को एक बड़ा सा नोटिस भी आ चुका है और उसका कुछ अमाउंट जो है उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। तो ये सारे जो चीज है, इसका पीछे का रीजन क्या है, और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे लोबलिनो, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप पे था, लेकिन ये हुबई ग्लोबल पे लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा सा नीचे गया है। इसका रीज़न क्या है, और ये अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, कहाँ कब तक उसको बेचना पड़ेगा, क्या है पूरा आज उसके थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो मेरी वीडियो से बने रहिए, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, then please do your own research. तो फ्रेंड्स, अभी आपको पता होगा WazirX के साथ में जो उनका जो घमासान लड़ाई चल रहा है ट्विटर पे बाइनेंस के साथ में, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, आप अभी कौन सी सिचुएशन में होंगे, शायद आपका अमाउंट कुछ फंसा होगा WazirX में, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी वहां से विड्रॉल कर लूं कि क्या करूं, अगर मेरे पास जो असेट्स है, जो भी क्रिप्टो एसेट्स है, वो सारे मैं बेच के निकल जाऊंगी, क्या है। तो उसके पीछे का पहले रीजन समझिए, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम अंदर जाके हम भी कभी छोटा मोटा ईडी बन जाते हैं, चलेगा, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। इसीलिए लोग फंसते हैं, पैनिक में आते हैं, डरते हैं, कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो चलिए अभी क्या हुआ ना, सबसे पहला ऐसा है, रिसेंटली ईडी के तरफ से उनका देखिए ट्वीट क्या है। ईडी सर्चेस द डायरेक्टर ऑफ WazirX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एंड फ्रीजेस इट्स बैंक असेट्स वर्थ 64 crore फॉर असिस्टिंग accused instant loan app companies in laundering of fraud money by purchase and transfer of crypto assets। अभी देखिए क्या हुआ है, आपको अगर पता होगा ना, अभी क्या है ना, आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिल जाएगा ऑनलाइन पे, जो कि इंस्टेंट मनी इंस्टेंट लोन ऐप रहता है। आप तुरंत ही कुछ, आपको केवाईसी की जरूरत भी नहीं है कभी कभार, तो वहां पे बस आपको केवाईसी सबमिट कर दीजिए, आपको कुछ इनकम डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, तुरंत 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारा जो इंस्टेंट लोन ऐप जो है ना, उसको बोलते हैं प्रीडेटरी लैंडिंग। प्रीडेटरी लैंडिंग जो होता है, उसमें ऐसा काम होता है, आपको ढूंढते हैं कि ऐसी कस्टमर को, जो कस्टमर थोड़ा सा अनअवेयर हो गए, या फिर उनको कुछ नॉलेज कम होगा लोन के बारे में, या फिर जिनको पैसे की सख्त जरूरत होता है, तो इन लोगों को टारगेट करते हैं लोन देने के लिए। और आपको तुरंत चाहिए होता है लोन, जैसे कि आपको कुछ हो गया, मेडिकल इश्यू हो गया, समझो ऐसा भी हो सकता है कि आपको घर का कुछ काम हो चाहिए, जैसे पर्सनल लोन अगर कोई दूसरे बैंक से नहीं मिल रहा है, तो आपको इंस्टेंट लोन के लिए आप क्या करते हो, तुरंत ही इंस्टेंट लोन ऐप पे जाते हो और आपका कुछ केवाईसी डालने के बाद में, आपका मोबाइल पे सिविल वेरिफिकेशन होने के बाद में, कुछ ही तुरंत ही 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा जमा। लेकिन आप उसमें एक गलती करते होंगे, आप चेक नहीं करते कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे इतना मिल रहा है, अगर मैं ना भरूं तो उसके बाद में पेनल्टी क्या परसेंटेज है, ये कुछ चीज हम पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर नीचे नहीं देखते ना, उसके अंदर का कुछ डिटेल्स हम पढ़ते ना, उनका कुछ पॉलिसीज पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते। बस हमको रिक्वायरमेंट था, इंस्टेंट में कोई हमको पैसा नहीं दे रहा था, और हम जाके तुरंत ही इंस्टेंट मनी, जो इंस्टेंट लोन ऐप में जाके हमने रिक्वेस्ट दिया और पैसा आ गया। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, जो कंपनी सारे इंस्टेंट लोन ऐप कंपनीज क्या करते हैं, ये आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, और उसके वजह से आपकी क्या होता है, आपको रिक्वायरमेंट था, आप तो फंस गए, और बाद में EMI जब भरने जाओगे तो आप भरते रहते हो, लेकिन आपका लोन कम नहीं होता। तो ये जो है ना, ये RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ भी बहुत, ऐसा नहीं कि सारे इंस्टेंट लोन ऐप जो है ना वो सारे गलत है। ऐसे मैक्सिमम लोन ऐप है जो कि NBFCs है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, कंपनीज वगैरह जो है, वो क्या करते हैं, RBI के गाइडलाइंस के खिलाफ जाके कुछ लोगों को अलग तरीके के पिच करके उन लोगों से लोन देते हैं, उनको लोन लीजिए, और लोन देने के बाद EMI देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे कस्टमर पहले स्टार्टिंग से लोन लेके भाग जाते हैं। तो स्टार्टिंग से क्या करते हैं, लोन कस्टमर से लोन लेते, पैसा EMI पे के तौर पर लेते हैं, लेकिन उनका लोन अमाउंट कम नहीं होता। बाद में क्या होता है
3 4 6 महीने 7 महीने के बाद ऑटोमेटेड जो कस्टमर होता है उनका, वो लोन ही छोड़ देता है, वो माफी मांगता है, पैर पकड़ता है, मुझे छोड़ दो, मेरा हो गया, तब जाके उनसे बहुत पेनल्टी चार्ज करते हैं, वो भी पैसा भरता है। ऐसी कुछ चीजें, ऐसी बहुत सारे कंपनियां जो है ना, वो क्या किए, ऐसी जो इनकम था उनका, ये इनकम को उन्होंने एक फ्रॉडुलेंटरी एक्टिविटीज किया उन्होंने, और उसी एक्टिविटीज को हेल्प किया है वजीरेक्स। ठीक है, एक्सचेंज ने, वजीरेक्स ने नहीं, वजीरेक्स का एक्सचेंज ने उनको हेल्प किया है। तो उन्होंने क्या किया, उसी अमाउंट को डायरेक्ट फॉरेन ट्रांसफर ना करके उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने क्रिप्टो खरीदा। ठीक है, कहां से, वजीरेक्स से। क्रिप्टो खरीदने के बाद में उसी क्रिप्टो एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया दूसरे जगह पे, दूसरे कुछ एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर दिया, और वहां से उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज के तौर पे उन्होंने अपनी मनी को ले लिए। तो ये जो होता ना, जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो डर था, जो आपको पता होगा, इसीलिए गवर्नमेंट अपने इंडिया में थोड़ा सा कॉशियस है, और इसीलिए क्रिप्टो इंडस्ट्री को थोड़ा सा परहेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ज्यादा खतरा है। तो वही हुआ है। तो उसी वैसे ही बहुत सारे कंपनीज क्या किया उन्होंने, वहां पे उन्होंने दूसरी जगह पर ट्रांसफर करके उनका क्रिप्टो को वहां पे उन्होंने लिक्विडिफाई करके अपना पैसा ले लिया, वो भी फॉरेन चला गया पैसा, यहाँ पे नहीं। तो उसीलिए वजीरेक्स से पूछा जा रहा है कि अभी बताओ, वो जो कंपनीज थे, उन कंपनियों का, यहाँ पे देखिए उन्होंने शायद पूछा हुआ, एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पाइट गिविंग रिपीटेड अपॉर्चुनिटीज, वजीरेक्स फेल टू गिव द क्रिप्टो ट्रांजैक्शन द सस्पेक्ट fintech app companies and reveal the KYC of the wallets. Most of the transactions are not recorded of the blockchain also. क्या हुआ है, वजीरेक्स उन लोगों का जो फिनटेक कंपनी जिन्होंने ट्रांजैक्शन किया था, दिखता तो है ना, नाम तो दिख रहा है, लेकिन उन कंपनीज का KYC नहीं है, उनका वॉलेट पे जो ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन में उसी ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है ब्लॉकचेन में तो कोई ट्रांजैक्शन दिखता है, लेकिन ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्यों नहीं मिलता? अभी वहां पे क्यों नहीं मिलता वो बात बताऊं आपको। यहाँ पे तो वो क्या बोल रहा है, वजीरेक्स क्या बोल रहा है, वजीरेक्स सेड द बिफोर जुलाई 2020 दे डिडंट रिकॉर्ड द अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम व्हिच फंड्स वर कमिंग इनटू द एक्सचेंज। उनके पास में 2020 से पहले, जुलाई से पहले, 2020 जुलाई के से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं था कहां से कौन सी फंड आ रहा है, ठीक है ना, कौन सी बैंक से आ रहा है, या फिर उनका केवाईसी मेंटेन करना, इसे मना कर रहे, ठीक है ना। तो नो फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन वाज डन, कोई भी वेरिफिकेशन हम नहीं करते थे, एंड नीदर वाज देयर एनी चेक ऑन द सोर्स ऑफ द फंड देयर क्लाइंट्स। तो उनके पास में जो पैसा आया वो भी कुछ हम चेक नहीं करते, कहां से आया इतने सारे पैसा, हम कुछ चेक नहीं करते थे। तो वो अभी अनाउंसमेंट वजीरेक्स का सीईओ जो भी निश्चल शेट्टी है वो बता रहे हैं, तो जो कि ईडी को हजम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ईडी अभी ये बोल रहा है, अभी यहाँ पे बाइनेंस का सीईओ क्यों इतना डर रहा है, क्या उनके मन में क्या खटक रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक जो चीज है, यहाँ पे जो लड़ाई हुआ है वहां पे, ट्विटर पे जाओगे ना, यहाँ पे निश्चल शेट्टी ने क्या बोला, वही कुड शट डाउन वजीरेक्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये उसके बाद का है, एक मिनट, हाँ ये था उनका निश्चल शेट्टी का पहला ट्वीट। ये क्या बोल रहे हैं, वजीरेक्स वाज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस, वजीरेक्स वाज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस, जमाई लैब्स इन एन इंडियन एंटिटी ओन्ड बाय मी एंड माय को-फाउंडर। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चल शेट्टी का जो कंपनी का नाम है वो है जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो मुंबई बेस्ड कंपनी है, महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। और ये कंपनी क्या कहता है, मेरे पास में कंपनी का ओनरशिप है, कौन सा, जनमाई लैब्स का है, ना कि वजीरेक्स का है। तो जनमाई लैब्स में दो है को फाउंडर है, एक तो निश्चल शेट्टी और एक है मिस्टर समीर माथुरे। तो इन दोनों का को फाउंडर है उसी कंपनी का, जनमाई लैब्स का। तो अभी ये बोल रहा है कि वजीरेक्स जो है ना, वजीरेक्स एक तरह का लाइसेंस लिया था, ये बोला जनमाई लैब्स जो है वो लाइसेंस लिया है बाइनेंस के तरफ, बाइनेंस से, टू ऑपरेट INR क्रिप्टो पेयर्स इन वजीरेक्स। वजीरेक्स में बहुत तरह तरह का पेयर्स में क्रिप्टो का ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि BTC ऑन INR पेयर, BTC ऑन वजीरेक्स पेयर, BTC ऑन USDT पेयर। तो ये बोल रहा है कि जो भी INR पेयर पे जितने से ट्रांजैक्शन होता है, ये सारे के सारे लाइसेंस हमें बाइनेंस ने दिया था वजीरेक्स पे, लेकिन एक्चुअल जो वजीरेक्स है वो हमारा नहीं है, वजीरेक्स था बाइनेंस का, जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, अभी कर रहा था जो भी है। और बाकी का जितने सारे क्रिप्टो पेयर का जो ट्रांजेक्शन है वो सारे अपने पास नहीं है, अपने को उसका कोई भी रेवेन्यू नहीं मिलता है, कोई भी उसका अथॉरिटी नहीं है, वो सारे अथॉरिटी किसके पास है, बाइनेंस के पास है। अभी बाइनेंस इसमें क्या बोल रहा है,
बाइनेंस प्रोवाइड्स वॉलेट सर्विस ऑफ वज्रेक्स। ये बोल रहा है कि वज्रेक्स जो है ना वो अपना नहीं है, हमने वज्रेक्स को एक वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड किया है। जैसे आपको पता, पहले ही बताऊंगा मैंने, एक तरह का जो था ना सॉफ्टवेयर डेवलप एसडी का जो रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, तो वैसे कुछ एक किट दिया था जिसकी वजह से कि वो क्या करते हैं, वज्रेक्स को उन्होंने वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड किया। जैसे कि वज्रेक्स के पास में इतना सिक्योरिटी है ही नहीं ताकि वो वॉलेट को स्टोर कर पाएंगे, अपने जितने सारे कस्टमर का जितने सारे फंड है वो एक्सचेंज पे सेव कर पाएंगे, कहीं पे भी कभी भी हैक हो सकता है। तो इतना सारा जो AWS अकाउंट जो रहता है अपना, अमेजोन का जो वेब सर्विसेज रहता है, जो होस्टिंग चीजें रहता है, जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सारी चीजें जो है ना वो बोल रहा है कि हमारे पास में नहीं है, वो वज्रेक्स ने हमको दिया है। और वज्रेक्स भी बोल रहा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं दिया, हमने बस उनको एक वॉलेट सर्विस प्रोवाइड किया है, वॉलेट को स्टोर करने के लिए, ना कि अंदर की ऑपरेशन को सर्व देने, जैसे कौन विड्रॉल करेगा, कैसे विड्रॉल करेगा, कौन डिपॉजिट करेगा, कौन कर पाएगा नहीं करेगा, ऐसा कुछ अथॉरिटी हमारे पास नहीं। हमने बस उसको वॉलेट दिया है, उस वॉलेट में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये है डिपेंड करता है वज्रेक्स के अकाउंट होल्डर को और वज्रेक्स के ओनर को, हमारे इसमें कुछ लेना देना नहीं। तो वो उनका ऐसा कहना है, ठीक है। अभी यहाँ पे वज्रेक्स चाहे तो वहां पे बोल रहा है कि मैं चाहूं तो वज्रेक्स के अकाउंट को बंद कर सकता हूँ, बोले तो जो वॉलेट सर्विस है वो बंद कर सकते, लेकिन कर दूंगा तो बहुत सारे कस्टमर जो यूजर्स है उनका जितने सारे जो फंड है वो लॉस हो सकता है। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि कौन लोग किसके पास ट्रेडिंग करेंगे, क्या करेंगे, विड्रॉल कहाँ से करेंगे, KYC कौन चेक करेगा, वो सारे डेटा मेरे पास नहीं है, ये वज्रेक्स के पास है। अपने पास में कुछ उसका डेटा नहीं है, ना ही हम उसके ऊपर कोई अथॉरिटी था, हमने बस एक तरह का वॉलेट सर्विस प्रोवाइड किया था और कुछ नहीं। ये CG फाइनेंस जो ओनर है वो बता रहा है, सही में हो भी सकता है, लेकिन अभी वज्रेक्स लेकिन यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक मिनट उन्होंने एक मेंशन किया, देखिए वही कुछ सडन वज्रेक्स बॉट, यहाँ पे एक चीज था, एक मिनट यहाँ पे एक मिनट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, जैसे कि उन्होंने जो ट्रांजैक्शन जो उन्होंने वॉलेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसी के साथ में वो ऑफ चेन ट्रांजैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफ चेन ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसा है जो कि जो ट्रांजैक्शन फीस रहता है वो ट्रांजैक्शन फीस को कम करने के लिए, जैसे कि आपको पता हो वज्रेक्स पे बहुत कम अमाउंट का ट्रांजैक्शन होता है, छोटे छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन भी हो सकता है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए वज्रेक्स को एक तरह का ऑफ चेन ट्रांजैक्शन के लिए भी फैसिलिटी दिया था, किसने, बाइनेंस ने, जो वॉलेट सर्विस प्रोवाइड किया था, ठीक है ना। तो उसी की वजह से क्या हुआ है, जो आपने यहाँ पे मेंशन में पढ़ा था ना, वहां पे कोई ब्लॉकचेन में कोई उनका ट्रांजैक्शन भी नहीं दिख रहा है, तो उसी की वजह से, क्योंकि जो ऑफ चेन ट्रांजैक्शन होता है वो आप ब्लॉकचेन के जाने के बाद में आपको ट्रांजैक्शन दिखेगा भी नहीं, तो वही डेटा वहां पे हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा उन दोनों का लड़ाई थोड़ा सा चालू है, लेकिन अभी CG बोल रहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे ED को इस चीज को सॉल्व करने के लिए, हम जरूर कोऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम प्रोवाइड कुछ डेटा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए recent allegation about the operation of Wajrex and how the platform is managed by Jamai Labs are of deep concern to Binance. Binance collaborates with new enforcement agencies all around the world. We would be happy to work with ED in any way possible. तो ED को हेल्प करने के लिए वो बोल रहे हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे ट्विटर के थ्रू, ऐसा नहीं कि वो हेल्प नहीं करने चाहते, वो करने जा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि वज्रेक्स क्लियर डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, ED के साथ में थोड़ा सा घबरा हुआ भी दिख रहा है। जो उनकी जो लैंग्वेज है ना, जो जैसे वो जो मेंशन कर रहे हैं यूजर्स अपने ट्विटर पे, वो थोड़ा सा लग रहा है कि घबरा हुए भी हैं। शायद हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है उस टाइम पे किसी ने उनका ट्रांसफर भी कर लिया होगा, शायद उनका इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसा मुद्दा है कि थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हो सकता है कि उस जगह पे अगर आप ज्यादा बेचना शुरू करोगे, एक ही मकसद, वो बोल रहा है, CG बोल रहा है कि आप चाहो तो बाइनेंस पे ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन वज्रेक्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी पर्सन आप वज्रेक्स पे ट्रांसफर करेंगे, वज्रेक्स से बाइनेंस पे ट्रांसफर करें अपनी टोकन्स को, तो वो ट्रैकिंग होगा, ट्रैकिंग करके हम रखेंगे और गवर्नमेंट को प्रोवाइड भी करेंगे। तो वहां पे लोग थोड़ा डर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को क्यों प्रोवाइड कर रहे हो। अब देखिए, आपने वज्रेक्स में अगर अकाउंट ओपन करके रखा हो तो ऑटोमेटिकली वो डेटा सारे के सारे गवर्नमेंट के पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जाएगा। तो अगर आप ट्रांसफर भी करते हो तो ऐसा नहीं कि वो नई जगह वो नॉर्मल जाएगा, लेकिन हाँ वो डेटा को ट्रैकिंग करेंगे, वो चेक करेंगे, ये चीज थोड़ा सा आ सकता है, आपको कंसर्न आ सकता है और कुछ नहीं। तो ऐसा मुद्दा है, थोड़ा सा डरने की बात है, फिर भी नहीं है, लेकिन ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन इसके लिए क्या होता है, मार्केट में थोड़ा सा डर है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन है,
जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बाइनेंस जो पर्सन है सीजी बाइनेंस बहुत प्रोफेशनल है, ये इस चीज को शायद कोऑपरेट करके सॉल्व कर लेगा। नेसेसिटी थोड़ा सा इमैच्योर दिख रहा है मुझे इस जगह पे, ऐसा रिएक्ट करना नहीं चाहिए था, इस चीज को बैठ के बात करना चाहिए डी के साथ में एक्चुअली कंसर्न क्या है। ऐसे ट्विटर पे जाके कुछ भी बोलना, एक जो भी पर्सन हो, आपने इनका सर्विसेज को लेके बात कर रहे हो और कुछ भी बोला गलत बाद में निकला तो कितना नाम जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम उस पे खिलाफ किसी के पे जा रहे हैं, इस चीज को इतना कंसर्न लेके इतना पब्लिसिटी करना अच्छी बात नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा कहना। थोड़ा सा इस चीज पे रिएक्ट करना इतना ज्यादा अच्छी नहीं, तो उसमें थोड़ा सा जो भी क्लैरिटी ये चाहते हैं निश्चल सिटी जो चाहते हैं ना, वो क्लैरिटी देना कस्टमर को, जो अपने जो होल्डर है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ना, जो क्लैरिटी देने के टाइम पे उनका जो रिएक्शन है ना वो थोड़ा सा हाइपर जा रहा है, जो कि समझने के जो होता है ना एरिया से थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से कि ये बोल रहे हैं आप इतिहास यूजर्स, ये यहाँ पे क्या बाइनेंस क्या बोल रहे हैं, ये भी चीज को हमको अभी ट्विटर पे बोलना था, मुझे ये दिन देखना था, नहीं जो कि एक तरह का हंसने की बात हो सकता है। ये जल्दी सॉल्व हो जाए टेंशन मत। लेकिन चलिए अभी थोड़ा सा लवली के बारे में बात करते हैं, ज्यादा हो जाएगा उसके बारे में। देखिए लवली जो है ये यहाँ पे प्राइस तो बहुत कम है, अभी डाउन चला गया, अभी यहाँ पे क्या करे, तो चलिए क्या करना है, मैं अभी जो ट्रेडिंग व्यू का जो साइड है यहाँ पे ओपन कर लिया है, वही चीज मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा जो उस दिन मैंने ड्रॉ किया था। यहाँ पे मैं फिबोनाची का ट्रेंडिंग जो चार्ट है उसको लेकर ट्रेंडिंग एक्सटेंशन है उसको मैं यूज करूंगा आज फिबोनाची का जो इंडिकेटर जो भी है। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट बात करना, एक मिनट यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है यहाँ से मैंने शुरुआत की, क्योंकि देखिए ये सबसे जो लास्ट वाला लो था और लो से सबसे ऊपर यहाँ से गया था, यहाँ पे जाने के बाद में जो रिट्रेसमेंट हुआ था उसका जो ये जो वहाँ पे ये थोड़ा सा डाउन गया था, ये पॉइंट पे डाउन गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट डाउन जाने के बाद में जो रिट्रेसमेंट बन रहा है, एक मिनट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है तो जो बन रहा है तो यहाँ पे बन रहा है, देखिए यहाँ से शुरुआत होकर यहाँ पे गया है और यहाँ पे जाने के बाद में ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट से ऑटोमेटिकली हमको पता था कि ये पॉइंट पे डाउन जाएगा। अगर किसी को पता होगा फिबोनाची का जो एक्सटेंशन जो भी है, अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो आपको पता चल गया होगा ये पॉइंट पे नीचे जा सकता था, तो यहाँ से आप निकल भी गए होंगे, कुछ लोग निकल गए इसलिए यहाँ पे रेड गए, तो ये भी वही हुआ है। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद देखिए इस पॉइंट पे ये गया और नीचे आ गया, लेकिन जाने के बाद यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। लेकिन देखिए ये टॉप से ये जो अगर टॉप को पकड़ेंगे ना, ये टॉप से ये टॉप सबसे ऊपर था, लेकिन ये टॉप से ये जो टॉप था ये डाउन गया, इसका मतलब क्या ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये अभी टॉप जो उसका टॉप था ना ये लो टॉप बना है, तो ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद में फिर से यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले रहा है, तो ले तो रहा है, लेकिन अगर फिर से ऊपर जाते अगर फिर से अगर टॉप अगर इससे नीचे हुआ तो फिर से डाउन जाते फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेगा, नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा। अगर आपको एंट्री करना है तो देखिए मैं यहाँ पे जो ओपन करके रखा हूं ना, ये इथेरियम का पेयर पे ओपन करके रखा हूं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे जो यूएसडीटी के पेयर पे जो है ना वो रिसेंटली अपना ह्यूबे ग्लोबल पे लिस्टेड होने के बाद ही दिखा, जिसका कुछ हिस्ट्री बहुत कम है तो इसको मैंने लिया नहीं। ये जो हिस्ट्री है ये यूनिस्वाप से लिया है मैंने, तो ये इथेरियम पे भी दिख रहा है। आपको अगर लगेगा इथेरियम पे मैं कैसे चेक करूं, देखिए यहाँ पे प्राइस देखोगे, यहाँ पे नीचे एक इथेरियम का प्राइस दिख रहा है, ठीक है ना। ये है इसी प्राइस जोन पे मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 404 पे अभी चल रहा है, तो यहाँ पे अगर जाए तो ये भी क्या दिखा रहा है, 404 जो है ना ये अभी 404 पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है इथेरियम के प्राइस में, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि ये 3 पे भी आ सकता है। अगर 3 को क्रॉस कर लिया यानी नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो अगर ये पॉइंट पे आके बाउंस बैक हो सकता है। अगर 3 को क्रॉस करके बाउंस बैक यहाँ से अगर बाउंस बैक नहीं हुआ, अगर ये 3 से नीचे चला गया तो भाई ये उसकी अभी अप जाने के चांसेस बहुत कम है। अगर अब भी गया तो आपको अगर एंट्री करना तो ये पॉइंट पे ले सकते हो अगर नीचे गया, ठीक है ना। ये जोन के 3 के जोन पे इथेरियम के प्राइस के पेयर के हिसाब से अगर नहीं हुआ, अगर समझो ये अप गया तो अब कहां से जा सकता है, अब जाने की चांसेस जो है ना, ये जहां तक से नीचे गया, ये जो है सपोर्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना रही है, ये रेजिस्टेंस जो पॉइंट है ना यहाँ तक ही जा सकता है। अभी ये उसका जो अपर का जो लिमिट मैंने बता के रखा था पहले, हो सकता है कि ये 9 या फिर 10 हो जाए या नहीं ये नहीं कर पाएगा।
ये जहां तक चांसेस है कि हाईएस्ट ये पॉइंट नहीं तो ये पॉइंट, ठीक है ना। मैक्सिमम चांसेस है कि ये पॉइंट जो है 0.006 जो पॉइंट पे गया था, जो जहां से वो ब्रेकडाउन हुआ वहां तक ही जा सकता है। अभी उसके अंदर इतना हाइप नहीं है, अगर हाइप नहीं है तो चांसेस कम है थोड़ा सा ऊपर जाने के, क्योंकि लोगों के अंदर डर है, लोग पैसे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है, अगर चाहो तो आप थोड़ा सा दूर रहो इस टोकन से। अगर आपको फिर भी एंट्री लेना है तो मेरा ऐसा कहना है कि जो 3 तक आ गया तो आप ट्राई करो एंट्री लेने के, लेकिन एक प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, या फिर चांसेस है अगर 3 से नीचे चला गया तो एंट्री मत लेना, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक केयर।